नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनय शर्मा। प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको हम आमतौर पर सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर 1206 ईस्वी तक मानते हैं, उसी काल से संबंधित आज हम कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे, जो कई बार कई परीक्षाओं में रिपीट भी हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला प्रश्न इसमें हमारा ये है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? पहला, प्रागैतिहासिक युग से, आद्यैतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से। हमारा इतिहास 3 कालखंडों में विभाजित है। एक तो प्रागैतिहासिक युग जिसको हम बोलते हैं, एक आद्यैतिहासिक युग और एक ऐतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक युग वो युग है जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इतिहास जानने का कोई साधन नहीं मिलता है, जैसे पाषाण काल। आद्यैतिहासिक युग वो युग है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन हम उनको नहीं पढ़ पाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता उनमें से एक है जिसमें कुछ लिखित साक्ष्य में मिले हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए एक आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित एक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत पुरानी सभ्यता है, प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 2500 ईसा पूर्व इसकी समय लगभग माना जाता है। कई जगह 1700 से लेकर 2500 ईसा पूर्व ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, माना जाता है। लेकिन ये जो सभ्यता है ये मिस्र की सभ्यता की समकालीन है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसकी समकालीन है, उसी समय की मानी जाती है। हड़प्पा नगर की खोज किसने की? यहाँ खोज मतलब उत्खननकर्ता से। खोज तो एक तरह से चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इसका मैसेज दिया था, बताया था कि हड़प्पा यहाँ पर कोई एक नगर है, लेकिन हड़प्पा जो नगर है इसका सबसे पहले उत्खनन काम किया है वो है दयाराम साहनी ने किया है। निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे? गेहूं, जौ, कपास, इन चारों की करते। हालांकि चावल का साक्ष्य शुरू में नहीं मिला था, लेकिन कुछ समय बाद हमें धान की भूसी वगैरह मिली थी, जली हुई भूसी, तो उससे अंदाज लगाया गया था कि यहाँ पर चावल भी हुआ करते थे। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे पर उपस्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे पर लोथल भी मिला है। निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा जो नगर है उसके उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा की प्राप्ति हुई है? वृषभ जानते हैं, एक पशु होता है, उस मुद्रा की प्राप्ति हुई। तो मोहनजोदड़ो में इसकी प्राप्ति हुई है। बिना दुर्ग का सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग का सिंधु नगर था चनहूदड़ो एक नगर है वो था। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। यहाँ की नालियां सब कुछ एकदम बेहतर थी। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख धरोहर है? तो कुंभड़वाड़ा सांड ये तो मिला ही है, आप पशुपति शिव की मूर्ति ये भी मिली है, विशाल स्नानागार ये तो मिले ही हैं, इनकी चर्चा भी करी है। ये सभी इसके क्या धरोहर हम कह सकते हैं, ये सभी चीजें मिली हैं। आरंभिक वैदिक काल में बड़ व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो हम अक्सर छोटे बचपन से ही सुनते आए हैं कि शुरू में बड़ व्यवस्था जो जाति व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर नहीं थी, वो व्यवसाय के आधार पर थी। कौन क्या काम करता है, जो काम जिस आधार पर करता था उसी आधार पर उसी जाति में उसको रख दिया जाता था। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा से संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी को बोला गया है मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा। निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? तो यजुर्वेद जो है उसमें कर्मकांडों की बहुत सारे कर्मकांड, पूजा पाठ कैसे करना है, इन सब की चर्चा करी गई है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो संगीत के बारे में कौन सी वेद में चर्चा करी गई है? साम वेद में। साम मतलब एस यहाँ पर शुरू हुआ, एस फॉर संगीत, तो ऐसे आप याद भी रख सकते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो अथर्ववेद में इस बात को बोला गया है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया समझते हैं ना, टोना टुटका जिसको हम बोलते टुटके वगैरह, किसमें बताया गया है? तो इसका अथर्ववेद में सारा जिक्र किसमें किया गया है? अथर्ववेद में। सत्यमेव जयते, हर किसी ने ये वाक्य तो सुन रखा होगा, सत्यमेव जयते। हमारा जो रुपया है उस पर भी नीचे लिखा हुआ आया करता था, और ये हमारे देश का जो राष्ट्रीय हम कह सकते हैं, नेशनल स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं एक तरह से है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में 6ठी ईस्वी पूर्व कितनी महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अंग महाजनपद, 16 में से एक महाजनपद है अंग। उस महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे?
अब किस भाषा में दिए थे? सबसे पहले प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जानते हो, जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने किस में दिए थे? प्राकृत भाषा में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। जमाली इनका दामाद था और वो प्रथम शिष्य भी था। अच्छा, इसी प्रकार महावीर के संदर्भ में, एक मिनट, महावीर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करिए, कौन सा असत्य युग्म है, यानी कि सही नहीं है, उसका चुनाव करिए। तो महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, ये सच है, ठीक है। महावीर के पिता सिद्धार्थ उनका नाम था और वो ज्ञात्रक कुल के थे, ये भी सही है। महावीर की माता त्रिशला थी और चेटक की बहन थी। लेकिन महावीर की पत्नी यशोधरा नहीं थी, महावीर की पत्नी थी यशोदा, यशोधरा नहीं थी। यशोधरा पत्नी थी भगवान बुद्ध की। एक मिनट यार, हमारा आज लैपटॉप गड़बड़ कर रहा है थोड़ा। अच्छा, बुद्ध का जन्म, जैन धर्म की पहली संगीति या सभा कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में सबसे पहली जैन धर्म की संगीति हुई थी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो नेपाल में है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण को आप जानते हो, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो कहाँ मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगीत की कितनी बौद्ध संगीतियां हुई? 4 बार हुई हैं। तो चारों राजाओं ने अलग अलग जगह कराई। सबसे पहले अजात हर्यक वंश का जो था, अजात शत्रु ने कराई थी, उसके बाद कालाशोक ने कराई थी, उसके बाद अशोक ने कराई थी और उसके बाद कनिष्क ने कराई थी। ये इसका सही उत्तर डी है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध में सबसे पहला वंश कौन था? हर्यक वंश, और उसका संस्थापक था बिंबिसार। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने करी? बिंबिसार का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजात शत्रु, अजात शत्रु, और उसका पुत्र हुआ उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी। अब मगध की राजधानी सबसे पहले जब बिंबिसार ने बनाई थी वो थी गिरिब्रज। अजातशत्रु ने भी गिरिब्रज ही रखी, लेकिन उदयन ने एक नया नगर बसाया जो आज पटना के नाम से जाना जाता, पाटलिपुत्र, और उसे अपनी राजधानी रखा था। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? उस समय नंद वंश का एक राजा था घनानंद, वो उसका समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन भी घनानंद था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। एक बहुत ज्यादा रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और बहुत ज्यादा विद्वान थे। इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा भी है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। पाटलिपुत्र में स्थित, पटना में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था? लकड़ी का बना हुआ था। मेगस्थनीज ने अपनी जो पुस्तक है उसमें इसका जिक्र किया है। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी क्या कहलाता? समाहर्ता, उसको बोलते थे समाहर्ता। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? अमित्रघात यानी कि हम कह सकते हैं बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार था, उसको अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन केवल आ जाता है कि कौन सा शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, तो बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं और अजात शत्रु को इसको मान भी लेते हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी पढ़। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था, और इस समिति कितने सदस्य थे? इसके सदस्य थे 30 सदस्यों की एक समिति इसको शासक चलाया करती थी। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा सबसे पहले अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया। ये एक अंग्रेजी पुरातत्वविद थे। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? मौर्य साम्राज्य का जो मौर्य वंश का एक बहुत महान शासक हुआ अशोक, उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो शुंग वंश का उदय हुआ। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? तो हिंद यवनों ने, हिंद यवन यूनानी और इंडियंस ने। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत शुरुआत करी? शक संवत होती है एक तरह से एक कैलेंडर है, शक संवत, जो भारत का एक राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। तो ये शकों ने सबसे पहले कनिष्क ने शुरू करी थी। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में सबसे पहले शक संवत की शुरुआत करी। निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे? अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ये तीनों के तीनों ही कनिष्क के दरबार में थे। ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित? चरक ने इसको लिखा और ये चिकित्सा
डॉक्टरी से संबंधित है, बायोलॉजी की पुस्तक एक तरह से कह सकते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। इनको महाराज गुप्त के नाम से भी जानते हैं। भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त एक तरह से बहुत से इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि समुद्रगुप्त का असली नाम समुद्रगुप्त नहीं था, इसने अपना बाद में उपाधि प्राप्त करी है क्योंकि इसका साम्राज्य इधर पूरब में समुद्र की तरफ इंडिया में और इधर पश्चिम में समुद्र गुजरात की तरफ पूरा का पूरा इसका साम्राज्य था, इसलिए इसको नेपोलियन भी कहा जाता है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि की रचना है? कालिदास की है। पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का क्या बताया था? प्रांतपति बना दिया था। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नालंदा था। नालंदा एक विश्वविद्यालय था जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा और कई प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हर्षवर्धन जब शुरुआत में राजा बना था तो उसने अपनी राजधानी थानेश्वर में बनाई थी, जिसको बाद में राज्यश्री उसकी बहन थी। कौन थी? राज्यश्री। तो राज्यश्री को ढूंढने के लिए जब उनको कैदी बना लिया गया है, उनको ढूंढने के लिए जब उन्होंने युद्ध किया और जीत गए हैं, तो उन्होंने फिर क्या है? कन्नौज को अपनी राजधानी बाद में बनाया है। हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? हर्षचरित्र को बाणभट्ट ने लिखा। बाणभट्ट एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उन्होंने हर्षचरित्र को लिखा है। निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा, हर्षवर्धन जो है था शासक था कन्नौज का, उसकी कौन सी रचना है? रत्नावली भी उसी की है, नागानंद भी उसकी है, हर्षचरित्र भी उसकी है और हर्षचरित्र बाणभट्ट की है और प्रियदर्शिका भी उसकी है। हर्षचरित्र किसकी है? बाणभट्ट की है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा करी थी? तो हेनसांग आया था उनके शासनकाल में भारत में, जब चीन में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई थी, कोई राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, तो उसने शांति की खोज के लिए हेनसांग जो था वो कई बौद्ध भिक्षुओं से प्रभावित होकर भारत आया था। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो भगवान शिव और पार्वती को उन्होंने छपाया है। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी? तो ये सारी की सारी रचनाएं हर्षवर्धन ने की थी, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो नालंदा, क्योंकि हर्षवर्धन कौन था? एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हुइनसांग से उसने प्रभावित होकर क्या बौद्ध धर्म अपना लिया था हुइनसांग से, और एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं सभा आयोजित की कन्नौज में, और वहीं पर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय था, उसको विशेष संरक्षण दिया था। हर्ष और पुलकेशन के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ? तो पुलकेशन जो था, पुलकेशन द्वितीय भी आप कह सकते हैं, ये क्या था? गुजरात में शासक था। हर्षवर्धन के जितने भी शासक और पास के थे, सारे के सारे हर्षवर्धन की अधीनता स्वीकार करते थे, लेकिन पुलकेशन द्वितीय इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता था। हुइनसांग ने इसकी चर्चा भी करी है। तो ये जो इनका युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। तो ये थे हमारे मुख्य प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न, और ये कई बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाले आप भी कह सकते हैं। उम्मीद आपको जरूर समझ में आए होंगी। इसी प्रकार की सीरीज को आगे कंटिन्यू रखने के लिए आप मेरे साथ जरूर जुड़ जाइए। इसी के साथ साथ थैंक यू।